Good morning, dear students. Welcome to your social science class. Today we will read about our new topic France abolishes monarchy and become a republic. फ्रांस में monarchy system किस तरह से abolish हुआ और वो फ्रांस रिपब्लिक कैसे बना। तो डियर स्टूडेंट्स, हम एक बार रिकॉल करते हैं कि लुई 16 वहाँ का राजा था जो कि मोनार्की राजा था। मोनार्की सिस्टम वहाँ पर फॉलो किया जाता था। मोनार्की सिस्टम में क्या होता है, राजा ने जो बोल दिया उसी को फॉलो किया जाए, चाहे वो गलत है चाहे वो सही है, यानी कि राजा ने जो ऑर्डर दे दिया उसी को फॉलो किया जाएगा। तो मोनार्की सिस्टम में ये होता है। तो वहाँ पर थर्ड स्टेट जो थी, थर्ड स्टेट के लोग एजुकेटेड हो गए थे। बहुत सारे वहाँ पर यानी कि बहुत सारी बुक्स वहाँ पर लिखी गई थी। बहुत सारे वहाँ पर रिफॉर्मर्स थे जिनके द्वारा इतना कुछ चेंज हुआ था, जिसके कारण लोग एजुकेटेड हो गए थे। तो लोगों ने क्या किया, वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के बाद वहाँ पर नेशनल असेंबली फ्रेम की गई। तो नेशनल असेंबली फ्रेम करने के बाद वहाँ पर मोनार्की यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के नाम से वहाँ पर जाना जाने लगा, यानी कि जो मोनार्क सिस्टम था उसके साथ कॉन्स्टिट्यूशन को जोड़ दिया गया। यानी कि जो मोनार्की था यानी कि लुई 16 था, उसको अब कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी लॉज फ्रेम किए गए थे वो सब लुई 16 को मानने पड़ते थे। यानी कि लुई 16 की जो पावर थी वो बाउंड कर दी गई थी। यानी कि लुई 16 अपने अकॉर्डिंग कुछ नहीं कर सकता था, उसको कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम करना पड़ता था। तो उसके बाद फ्रांस में रिपब्लिक आया। रिपब्लिक पूरी तरह से बाद में फ्रांस रिपब्लिक हो गया और जिससे कि फ्रांस में पूरी तरह से स्वतंत्र हो गया था। अब ये कैसे हुआ इसके बारे में हम आगे डिस्कस करते हैं। लुई 16 जो था वो एक मोनार्की किंग था। अब उसको जो उसकी पावर थी वो लिमिटेड कर दी गई थी, तो उससे ये चीज़ टॉलरेट नहीं हो रही थी। तो उसने क्या किया, उसने सीक्रेट नेगोशिएशन की किसके साथ, दूसरी कंट्रीज़ के साथ, यानी कि प्रूशिया और ऑस्ट्रिया के साथ। तो मिलकर उसने सीक्रेट नेगोशिएशन करनी शुरू की, किसको डाउन करने के लिए, नेशनल असेंबली को डाउन करने के लिए, नेशनल असेंबली को ख़त्म करने के लिए। तो प्रूशिया उसका नेबरिंग कंट्री था और ऑस्ट्रिया भी वो उनके रिलेटिव्स थे। यानी कि जो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी जो थी, ऑस्ट्रिया की राजकुमारी से लुई 16 ने शादी की थी, यानी कि लुई 16 की वो वाइफ थी। अब जो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी उसका क्या नाम था, मैरी एंटोनेट, यानी कि मैरी एंटोनेट के साथ उनकी शादी हुई थी, जो कि लुई 16 की वाइफ थी, यानी कि क्वीन ऑफ फ्रांस, यानी कि फ्रांस की क्वीन थी। अब हम डिस्कस करते हैं कि जो प्रूशिया और ऑस्ट्रिया था, यानी कि लुई 16 के साथ इसलिए वो मिल गए थे क्योंकि वो भी वहाँ पर भी मोनार्की सिस्टम था। अब कोई भी राजा ये नहीं चाहेगा कि हमारे भी अगेंस्ट कोई खड़ा हो। अब लुई 16 के अगेंस्ट वहाँ की जनता थी, वहाँ के लोग थे और वहाँ का थर्ड स्टेट के पीपल थे, यानी कि जिनको डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा था। अब प्रशिया और ऑस्ट्रिया को भी बहुत ही इनसिक्योरिटी फील हो रही थी, तो इसीलिए उनको लगा कि कल आज अगर फ्रांस के अंदर ऐसा हो रहा है, यहाँ पर रेवोल्यूशन हो रही है अगेंस्ट किंग, अगेंस्ट लुई 16, तो कल हमारी कंट्री में भी ऐसा होना पॉसिबल है। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, एक सीक्रेट नेगोशिएशन स्टार्ट की, किसके अगेंस्ट, नेशनल असेंबली के अगेंस्ट। तो नेशनल असेंबली को ख़त्म करने के लिए प्रूशिया और ऑस्ट्रिया ने किसका साथ दिया, लुई 16 को का साथ दिया, उसकी हेल्प की। नेबरिंग कंट्रीज़ गोट वरीड अबाउट डेवलपमेंट्स इन फ्रांस, यानी कि नेबरिंग कंट्रीज़ और भी पड़ोसी देश थे जो कि लुई 16 की हेल्प करना चाहते थे, यानी कि लुई 16 के लिए वरीड थे। लुई 16 यानी फ्रांस में जो जो चेंजेस आ रहे थे, फ्रांस में जो डेवलपमेंट्स हो रहे थे, उनमें लुई 16 का वो साथ देना चाहते थे कि ये बदलाव ना आए और ये बदलाव नहीं होना चाहिए। एंड दे ऑल्सो हेल्प लुई 16, उन्होंने वहाँ के राजा को हेल्प किया और वहाँ का जो सिस्टम चेंज हो रहा था उसमें बदलाव लाने के लिए, उसके लिए वो चिंतित थे, यानी कि उसमें बदलाव लाने के लिए लुई 16 की वो हेल्प करना चाहते थे। अब उसके बाद है बिफोर दे कुड डू सो, यानी कि वो उससे पहले कि वो उसकी हेल्प करे, लुई 16 के लिए वो कुछ ना कुछ प्लान करे, तो तब तक वहाँ क्या हुआ, नेशनल असेंबली डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया किंग, यानी कि प्रशिया और ऑस्ट्रिया की राजा के अगेंस्ट जो नेशनल असेंबली थी उसने वॉर डिक्लेयर कर दिया।
यानी कि पहले, यानी जो प्रशिया और ऑस्ट्रिया कुछ करें इससे पहले नेशनल असेंबली ने युद्ध की घोषणा कर दी। और इसके बाद क्या हुआ, और भी बहुत सारे एरिस्टोक्रेसीज थी जो कि यूरोप के अंदर थे, उन्होंने भी युद्ध की घोषणा, यानी कि वो भी, उनके अगेंस्ट भी नेशनल असेंबली ने युद्ध की घोषणा कर दी थी, जहाँ पर मोनार्की सिस्टम फॉलो किया जाता था। अब ये कब घोषणा की गई थी, कब इसकी डिक्लेरेशन हुई थी? अप्रैल 1792 में वॉर की डिक्लेरेशन हो गई थी। अब वॉर में क्या हुआ, 1000 वॉलंटियर्स ने आर्मी को ज्वाइन किया। फ्रांस की जो आर्मी थी, 1000 वॉलंटियर्स ने आर्मी को ज्वाइन किया। क्यों किया? क्योंकि सबके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, किसी को भी वोट डालने का अधिकार नहीं था। यानी कि 24 ईयर्स अबव जो एज के लोग थे वो वोट डाल सकते थे, उससे जो कम एज के लोग थे वो वोट नहीं डाल सकते थे, और जो फीमेल्स थी उनको भी वोट डालने का कोई भी अधिकार नहीं था। और जो थर्ड स्टेट के लोग थे उनके साथ भी बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। आप लोगों को पता है, उनको उनकी राइट्स नहीं मिल रहे थे, उनको पॉलिटिकल राइट्स में बिल्कुल नहीं दिए जा रहे थे। सो वो लोग क्या थे, वहाँ के लुई 16 के अगेंस्ट थे। अब वॉर में क्या हुआ, जो वॉर था वहाँ पर रेवोल्यूशनरी वॉर कॉज लॉस एंड इकोनॉमिक डिफ़िकल्टीज टू द पीपल। अब जो वॉर था, आप सबको पता है कि वॉर में क्या होता है कि लॉस तो होता है, इकोनॉमिक लॉस भी होता है, और जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उनका भी लॉस होता है, बहुत ज़्यादा लोग मारे जाते हैं। अब बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ लोगों के सामने आई। एक जो रेवोल्यूशनरी वॉर था, इकोनॉमिक डिफ़िकल्टीज़ उसके अंदर आई, तो वहाँ पर पहले ही वहाँ पर इकोनॉमिक लॉस हो रहा था, क्योंकि जो फ्रांस था, फ्रांस के लोग क्या थे, रोटी के लिए भी बहुत ज़्यादा परेशान थे, उनको खाने के लिए भी कुछ नहीं मिलता था, ब्रेड के टुकड़े के लिए भी लोग एक दूसरे को मार रहे थे, लड़ रहे थे, उनको वहाँ पर बहुत ज़्यादा, यानी कि डिफ़िकल्टीज़ को फेस करना पड़ रहा था। तो इसीलिए वहाँ की जो नेशनल असेंबली थी, वहाँ पर नेशनल असेंबली ने पूरी तरह से वॉर को डिक्लेयर किया और सबके अगेंस्ट, यानी कि उन्होंने स्टेप उठाया। तो इस वॉर से क्या हुआ, बहुत ज़्यादा पहले ही इकोनॉमिक लॉस था फ्रांस के अंदर, और ज़्यादा इकोनॉमी वहाँ पर डाउन हो गई और लोगों ने बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ को फेस किया। अब इसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, फ्रांस के अंदर बहुत सारे पॉलिटिकल क्लब्स बनाए गए, जो कि किसके लिए, जो पॉलिटिकल राइट्स जो लोगों को वहाँ पर नहीं मिलते थे, उन पॉलिटिकल राइट्स को यानी कि प्राप्त किया जाए और गेन किया जाए। और पॉलिटिकल क्लब्स जो थे वो पॉलिटिकल राइट, जैसे कि राइट टू वोट फॉर वुमेन्स, एंड जो भी बहुत सारे राइट्स उनको मिले। अब इन राइट्स के लिए क्या था, जैकोबिन क्लब्स को बनाया गया, जो कि पॉपुलर थे उस टाइम पे। जैकोबिन क्लब्स का निर्माण किया गया, वो फॉर्म किए गए जैकोबिन क्लब्स। वो इसीलिए फॉर्म किए गए ताकि फर्दर जो आने वाला समय था तब भी ये कैरी ऑन किया जा सके, यानी जो भी रेवोल्यूशन चल रही थी उसको कैरी ऑन किया जा सके। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन था, पहले यहाँ पर मोनार्की सिस्टम था, बाद में किस तरह से वहाँ पर यानी कि रिपब्लिक, किस तरह से फ्रांस को रिपब्लिक माना गया, एंड रिपब्लिक कब बना फ्रांस। तो इसीलिए जैकोबिन क्लब्स ने बहुत ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेट किया। जैकोबिन क्लब्स कौन से थे, उन्होंने पॉलिटिकल राइट्स लोगों को दिलवाने की कोशिश की। पहले रिचर सेक्शन जो था सोसाइटी का, रिचर सेक्शन को ही सारी एडवांटेजेस मिलती थी, और जो पुअर सेक्शन था यानी कि थर्ड स्टेट के लोग थे, उनको कोई भी एडवांटेजेस नहीं दी जाती थी। तो उन्होंने आगे भी इसको, यानी इस रेवोल्यूशन को कैरी ऑन रखा, और ताकि लोगों को उनके पॉलिटिकल राइट्स मिले, उनको वोट डालने का अधिकार मिले, राइट टू वोट मिले सभी सिटीजन्स को, और उसमें जो फीमेल्स थी उनको राइट टू वोट मिले। किस तरह से फिर फ्रांस में रिपब्लिक डिक्लेरेशन की गई। तो आगे हम जो जैकोबिन क्लब्स थे इनके बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जैकोबिन क्लब्स के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।